लाहौर जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं जनाब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा है। उम्मीद है कि आप सब लोग भी जहाँ भी कहीं होंगे खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपने खूब हल्ला गुल्ला भी किया होगा। परेशानियों के इस दौर में रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है हम सब के लिए। कोरोना वबा के इस मुआशी और समाजी हालात पर असरअंदाज इतने गहरे होते जा रहे हैं कि हर बंदा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहा है। ऐसे में खुद को रिलैक्स और पुरसुकून रखना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। इसलिए जब भी मौका मिले दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारा करें, उनको वक्त दिया करें, घर के बुजुर्गों के साथ वक्त बिताया करें। अगर आप खुद को या आपको रोकने टोकने वाला, डांट डपट करने वाला और आपकी इस्लाह करने वाला कोई मौजूद है तो खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिस बाग का माली ना हो वो बहुत जल्द उजड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं आंखों के हवाले से। और आंखों के हवाले से कहा जाता है कि आंखें रूह की खिड़कियां होती हैं और ये कहना गलत भी नहीं होता, क्योंकि आप अपने दोस्तों और प्यारों की आंखों में देखकर ही आप उनके जज्बात और मूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आंखें कुदरत का अनमोल और कीमती तोहफा है। आंखें इंसानी जिस्म का हसास तरीन हिस्सा होता है, इसलिए उनकी बहुत केयर भी करना पड़ती है, वरना इंसानी जिस्म का ये नाजुक कोस किसी हादसे के नतीजे में हमारी गफलत या बढ़ती हुई उम्र के साथ कमज़ोर और मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो सकता है। इसलिए आंखों से मुतालिक किसी भी किस्म की पेचीदगी को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। फ़ज़ाई आलूदगी हो, मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल और नामुनासिब खुराक की वजह से भी आंखों के अमराज में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। आंखों की अहमियत के पेश नज़र आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ऑर्थोपेडिक डे मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने के मकासद क्या होते हैं, आंखों की हिफाजत कैसे की जानी चाहिए और आंखों के अमराज से कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा सरफराज हैं, जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑर्थोपेडिस्ट हैं। आयशा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आयशा, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से बताइएगा कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इसकी अहमियत को उजागर कीजिएगा कि ये आंखों की किन बीमारियों के हवाले से जो है वो आजमूदा है। ये बेसिकली ऑर्थोप्टिस्ट के प्रोफेशन की फ़रोग और जो वो कंट्रीब्यूशन आई हेल्थ में कर रहे हैं उसकी सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाता है। और जहाँ तक ऑर्थोप्टिस्ट का ताल्लुक है तो ऑर्थोप्टिस्ट बहुत मुनफरिद स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। इनका काम जो होता है ये आई हेल्थ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ये बहंगेपन, सुस्त नज़र, दो नज़र आना, आंखों की हरकत के मसाइल, किसी भी दिमागी अमराज से मुतल्लिक़ आंखों की हरकत के मसाइल की तशख़ीस और उनके इलाज के माहिरीन होते हैं। अच्छा, और आयशा जैसे आपने बताया कि सुस्त नज़र और ये भींगापन ये किस वजह से होता है, क्या इनकी पीछे वजूहात होती हैं? भींगापन और सुस्त नज़र जो हैं दो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, लेकिन ये आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको भींगापन भी होता है और सुस्त नज़र भी होती है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको सिर्फ भींगापन होता है और या सिर्फ सुस्त नज़र का मसला होता है। लेकिन अमूमन भींगापन और सुस्त नज़र एक साथ मौजूद होते हैं बच्चों के अंदर। सुस्त नज़र को हम आम जुबान में लेज़ी आई कहते हैं। ऐसी आंख जो किसी भी सूरत उसकी जो बिनाई है वो काम नहीं कर रही होती, बावजूद उसके कि उस आंख में साख्त के तौर पे कोई मसला नहीं होता, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, जैसे बहुत सारे बचपन की बीमारियां हैं, बचपन की पैदाइशी बीमारियां हैं, आंखों का इकट्ठा एक साथ हरकत ना करना है, टेढ़ापन है, या कोई भी ऐसी रीज़न जिससे दोनों आंखों की जो नज़र की डेवलपमेंट है वो किसी तौर पे मुतासिर होती है, तो उसको रिजल्ट के तौर पे बच्चों को सुस्त नज़र और भंगेपन का मसला हो सकता है। तो आयशा, इसका इलाज भी है, काबिल इलाज है ये बीमारियाँ? जी, पहले ज़माने में ये बहुत कहा जाता था कि सुस्त नज़र का इलाज बिल्कुल नहीं है और ये नहीं किया जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुस्त नज़र इंतहाई काबिल इलाज बीमारी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो शायद अगर आप देखेंगे विजन चार्ट जो होता है हमारा एक, उसकी सिर्फ पहली लाइन पढ़ पाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो पहली लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे होते, लेकिन जैसे उनका इलाज किया जाता है जो कि काफ़ी मशहूर इलाज है, जिसको हम पैचिंग का इलाज कहते हैं, या एक आंख बंद करने का इलाज है, जो कि पूरी दुनिया में सुस्त नज़र और एम्ब्लियोपिया की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, हम वो करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा किया जाने वाला इलाज है वो एक आंख को बंद करके, जो कि सही आंख होती है, ताकि जो आपकी जिसमें कम बिनाई वाली आंख है उसकी नज़र को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वो पैचिंग का इलाज है और बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज है। इसमें सबसे अहम बात यह है
कि अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो इसकी लंबी ड्यूरेशन की वजह से बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। अच्छा। मैं वालिदैन को पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे का किसी भी जगह से पैचिंग का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसके लिए हौसला रखें, क्योंकि ये लंबा इलाज होता है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक बच्चा जो पहली लाइन भी नहीं देख रहा होता है, एक टाइम आता है कि वो पहली 5-6 लाइनें देखना शुरू कर देता है, तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होती है, वालिदैन के लिए भी अचीवमेंट होती है, क्योंकि ये वो इलाज है जो एक क्लिनिशियन तो बताता है लेकिन वालिदैन इसको करते हैं। हाँ। तो इस वजह से ये कहना ये नहीं कहा जा सकता कि इसका इलाज नहीं है या इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सुस्त नज़र का इलाज है और इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होती है, और बच्चे जो कि पहले फाल काम नहीं कर रहे होते अपनी नज़र की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा फाल रुकन बन सकते हैं अपनी फैमिली का और ऑब्वियसली अपनी कंट्री का। आयशा, जैसे आपने कहा कि ये लंबा एक प्रोसेस है, तो कितना मैक्सिमम इसको टाइम लगता है पूरा होते हुए? अच्छा, इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चों की नज़र होती है वो पहले से बनी नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया कि जो बच्चों की नज़र है वो पैदाइश से लेके पहले 8-10 साल तक बनती है। अच्छा, ठीक है। जो सुस्त नज़र का जो बीमारी है वो इसी ड्यूरेशन में ही ट्रीट की जाती है मोस्टली, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन तहकीक यही कहती है कि ज़्यादातर इसका इलाज जो है ये पहले 8-10 साल की उम्र में किया जाता अच्छा। है। और ये इस बात पे मुनहसर है कि बच्चे का जो सुस्त नज़र का मामला है वो कितना शदीद है। थोड़ी लाइनों का फ़र्क है, आम नज़र से ज़्यादा लाइनों का फ़र्क है या बहुत ज़्यादा लाइनों का फ़र्क है। ये जो ड्यूरेशन है वो इस चीज़ पे मुनहसर है कि बच्चे को सुस्त नज़र की शिद्दत कैसी है। अगर सुस्त नज़र की शिद्दत ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, सुस्त नज़र की शिद्दत थोड़ी कम है तो साल भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। ये हर बच्चा चूँकि मुख्तलिफ होता है, तो इस वजह से ये बताना कि 1 महीना लगेगा, हाँ। अब 3 महीने लगेंगे या 2 साल लगेंगे, ये थोड़ा सा नामुमकिन होता है। लेकिन ये है कि हर इंडिविजुअल के तौर पे हम ट्रीट करते हैं। ये बहरहाल सेफ साइड ये है कि ये लंबा इलाज है, इसमें पहले से नहीं बताया जा सकता कि 1 महीना कितना लगेगा टाइम। आयशा, मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि पैदाइश से लेके 10 साल तक ये इसको ट्रीट किया जा सकता है, और अगर 10 साल के बाद पहले ना पता चले कि ये क्या मसला है, 10 साल के बाद अगर ज़्यादा अरसा लंबा हो जाए, तो क्या तब भी ये काबिल इलाज है? बहुत सारी रिसर्च कहती है कि आप इसको 14, 16 और 18 साल तक भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मेडिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जिन बच्चों की नज़र बहुत शुरू के सालों में बन चुकी होती है और बाद में किसी मसले की वजह से उनकी नज़र कम रह जाती है, उसको तो शायद बहुत ज़्यादा चांस है कि बाद में भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जिनका थ्रू आउट ये सारा जो ड्यूरेशन है वो बीमारी में गुजर गया और आंखों ने डेवलप नहीं ली विजन की, और आप उसको फिर 10 इयर्स में या 14 इयर्स में ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा नामुमकिन होता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता नहीं होगा। हम ट्रायल ज़रूर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों की नज़र बेहतर हो। हम ट्रायल ज़रूर देते हैं, अगर बच्चा उस पर रिस्पॉन्ड कर देता है, चाहे वो 14 साल का हो या 16 साल का हो, तो हम वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं। और अगर ना हो तो ऑब्वियसली फिर हमें वालिदैन को ये बताना पड़ता है कि अब इसको मजीद बेहतर नहीं किया जा सकता, ये कंडीशन अब आगे बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। आयशा, मुझे बताइए कि ये पैदाइशी ही बीमारी होती है या फिर ये वक्त के साथ साथ पैदा होती है? इसकी 2 सूरतें हैं। असल में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारी पैदाइशी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, जैसे पैदाइशी मोतिया है, पैदाइशी पर्दे के मसाइल है। तो हमें पता कैसे चलेगा? एक तो मुझे बताइए, पैदाइशी है या वक्त के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो जाता है कि हमें इस तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है? पैदाइशी बीमारियां इस तरह होती हैं कि जैसे पैदाइशी मोतिया है, पैदाइशी पर्दे के मसले हैं, बहुत सारी बीमारी, कज़न मैरिजेस के साथ बहुत सारे पैदाइशी मसले होते हैं। उनमें ये होता है कि वो जो आपका एक्टिव ड्यूरेशन है, जिसे हम कह रहे हैं कि 8 से 10 साल में नज़र बनने का अमल है, उस दौरान अगर इन बीमारियों की वजह से आपकी नज़र बनने का अमल मुतासिर हो गया और उसके नतीजे के तौर पर दोनों आंखें जो हैं वो इकट्ठा काम नहीं कर रही। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी कैपेसिटी दी है कि हम दोनों आंखों के साथ देखें, जिसे हम उर्फ हमें 3D विजन भी कहते हैं। हम उससे बहुत सारी इमेजेस की बहुत डिटेल इंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो पैदाइशी बीमारी की वजह से या इवन 2 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में किसी बीमारी की वजह से आपकी नज़र बनने का अमल मुतासिर हो गया, या उसमें आंखों की जो दोनों आंखों का इकट्ठा काम करने का प्रोसेस है दिमाग में, वो किसी वजह से मुतासिर हो गया, तो आपको भैंगापन भी हो सकता है और सुस्त नज़र भी हो सकती है। और इसी वजह से ये होता है कि जो आप कह रही हैं कि कैसे होता है, तो अक्सर ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत कम रिवाज है कि
कि हम बच्चों को बहुत पैदाइशी आंखों का मुआयना नहीं करते। एग्जैक्टली हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। अब शायद वक्त के साथ साथ पॉलिसी डेवलपमेंट्स के साथ ये हो रहा है कि बच्चों की पैदाइश के वक्त उनका बेसिक आंखों का मुआयना किया जाता है, लेकिन पहले नहीं होता था। तो वो ये उस सूरत में ये सारी चीजें मिस हो जाती थी और उसके नतीजे के तौर पे बच्चों को सुस्त नजर, भैंगापन और इससे मुतल्लिका मसाइल हो जाते हैं। और जैसे आयशा अभी तो हम बात कर रहे थे सुस्त नज़र के हवाले से, भैंगापन की क्या वजूहात है? उसकी भी यही वजूहात है और क्या वो भी काबिल इलाज है? भैंगापन बिल्कुल काबिल इलाज है। भैंगापन की बेशुमार वजूहात हैं, उनमें से एक नज़र का कम होना है, ठीक है, सुस्त नज़र होना है। एक वजह यह है कि पैदाइशी तौर पे आपकी आंखों की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब है, या नज़र की कमज़ोरी की वजह से ऐसा हुआ है कि एक आंख की नज़र कम रह गई है और एक आंख की नज़र जो है वो बेहतर है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि दिमाग जो कम नज़र वाली आंख है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो जो जब आंखें दोनों दिमागी तौर पे इकट्ठा काम नहीं करती तो रिजल्ट के तौर पे टेढ़ापन होता है। अच्छा, और जो टेढ़ापन है वो जिनियाती भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में ये हतमी तौर पे कहना है कि जेनेटिकली ही होगा ज़रा थोड़ा नामुमकिन होता है। कई ऐसी फैमिलीज होते हैं जिनमें ये फैमिली दर फैमिली ट्रैवल कर रहा होता है, और कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी फैमिली में नहीं होता और अचानक से हो जाता है। उसमें अमूमन ये वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नज़र की कमज़ोरी, ठीक टाइम पे नज़र ना बनना, या किसी भी वजह से आंख का हरकत मुतासिर हो जाना, तो उसके रिजल्ट के तौर पे टेढ़ापन होता है। टेढ़ापन हो सकता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ये कब हम करवा सकते हैं? इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? हाँ, इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोड्यूस करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ अब अभी किसी आप बुजुर्ग ख़वातून या किसी वालिदैन से मिले, वो ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो इसका इलाज एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस ट्रेंड को चेंज करने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि जो टेढ़ापन है ये बचपन की बीमारी, इसका इलाज जितनी जल्दी और पैदाइश से लेकर 8-10 साल के ड्यूरेशन में किया जाता है, उसके इतने ही फ्रूटफुल नताइज होते हैं। और जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक है, बिल्कुल इलाज है। इसका इलाज 2 तरीकों से किया जाता है, और कुछ ऐसे टेढ़ेपन है जिनका ऑपरेशन से इलाज किया जाता है, और कुछ ऐसे टेढ़ेपन है जिसके लिए ऑपरेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो तो फिर मेडिकेशन के साथ ठीक हो जाते हैं। टेढ़ापन चूंकि एक बिल्कुल यूनिक बीमारी है, इसमें स्पेशल टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं। जैसे अगर कई बच्चे हैं जिनको नजर की कमजोरी के साथ टेढ़ापन हो रहा होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम अगर उनकी नजर बेहतर कर दें और उनको प्रॉपर ऐनक का नंबर लगा दें तो उनका टेढ़ापन मुकम्मल तौर पे भी ठीक हो सकता है। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनमें आंखों का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, तो हम उन्हें स्पेशल लेंसेज लगा सकते हैं, जिन्हें हम प्रिज्म्स वगैरह कहते हैं, वो दे सकते हैं। अगर सुस्त नर की वजह से भैंगापन हो रहा है तो ऑब्वियसली हम सुस्त नर का इलाज कर सकते हैं। और अगर इन सारी कंडीशंस में पेशेंट फॉल नहीं कर रहा और पेशेंट का टेढ़ापन ऐसा है कि जो कि ऑपरेशन के बगैर ठीक होने वाला नहीं है, तो हम उन्हें जो ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट हैं, जिनको हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके पास रेफर करते हैं ताकि वो ऑपरेशन से उनका इलाज कर सकें। ठीक है जी, आयशा सरफराज हमारे साथ मौजूद थी और ऑर्थोपेडिक्स हैं, और हमें बता रही थी आंखों के हवाले से कि आंखों की क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और क्या वजूहात हो सकती हैं और किस तरह हम इनको ठीक भी कर सकते हैं। ये काबिले इलाज है। ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो आप ठीक हो सकते हैं, इन तमाम तर बीमारियों से बच सकते हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। मजीद भी हमने आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ वक्त तो है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जो नई नस्ल है वो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग की तरफ उनका रुझान है, और खूबसूरत और जाज़िब नज़र आने के लिए भी नौजवानों में खूबसूरत बॉडी बिल्डिंग बनाने का शौक जुनून की हद तक पहुंचता जा रहा है। लेकिन बाज़ लोग दौरान बॉडी बिल्डिंग मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात, स्टेरॉइड्स और फूड सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से वक्ती तौर पर तो जिस्म के मसल्स उभरते हैं, लेकिन सेहत पर उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं और कई तरह के अमराज भी जन्म लेते हैं। लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग बाकायदा और मुनासिब तरीके से की जाए तो इसके बुरे असरात ना होने के बराबर होते हैं। मौसर अंदाज में बॉडी बिल्डिंग कैसे की जा सकती है, और इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साद इलियास, जो फ़कत 24 साल की उम्र में मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब और मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, और उन्होंने फिजिकल एजुकेशन में MSc भी कर रखी है।
तो उनको वेलकम करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में उनसे जानते हैं। साद, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। साद, 24 साल की उम्र में पहले आपने मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब और देन मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया है, कैसे मुमकिन हुआ है? कब से बाकायदा स्टार्ट किया इस? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब 2017 में मैं ग्रेजुएशन में था तब, अच्छा, तो मेरी ये फील्ड भी नहीं थी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट था। ठीक है। और उसमें मैं स्टडी कर रहा था, तो जिम जाना शुरू किया मैंने। बिल्कुल पतला सा था मैं, 45 kg मेरा वेट था स्टार्ट में। तो फिर लोगों ने कहना कि यार कुछ खा पी भी लिया करो या इस तरह की बातें, वो आपको पता है जो सेज में करते हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ चलता रहा। फिर ऐसा शौक डेवलप हुआ, फिर मुझे टीचर्स अच्छे मिल गए, जिम्स अच्छा मिल गया, जहाँ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू यही आता है हमारे जिम्स में, जो ट्रेनर्स हैं वो अच्छे नहीं होते, जो कोचेज़ हैं वो आपको, तो वो ऐसे मिले जैसे कि उन्होंने मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया और मुझे उन्होंने हर तरह से गाइड किया। अच्छा। और वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर मैंने पहला कंपटीशन 2017 में जब खेला तो मैं उसी में गोल्ड मेडल हो गया। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ तो मज़ा आ रहा है। हाँ। तो घर वाले भी फिर सपोर्ट करना शुरू हुए कि नहीं ठीक है, काम अच्छा है, तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर यूसीपी की तरफ से वहाँ पे ट्रायल्स थे, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके अपेयर हुआ, मैं वहाँ भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा। और मेरी सारी फ़ी एग्जाम्प्ट कर दी उन्होंने और कहा कि आप हमारे एथलीट हैं और आप यहाँ से पढ़ें, ठीक है, और यहाँ पे सिखाएं भी। हाँ। फिर वो सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर मैंने इसी फील्ड में मास्टर्स किया, फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस में। और स्पोर्ट्स साइंसेस के साथ साथ फिर मैंने सर्टिफिकेशंस की ओलंपिक एसोसिएशन से, ऑनलाइन यहाँ से, ठीक है। और यूके से एक मैंने सर्टिफिकेट किया जो कि वो भी ऑनलाइन था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चल के आज आपके सामने। तो साद, कितना मतलब साल हो गए हैं इस फील्ड में आपको? मुझे 5 से 6 इयर्स हो गए 6 इयर्स हो गए हैं बाकायदा इसको जी। प्रोफेशनल तरीके से अगर इसको करते हो। प्रोफेशनल देखा जाए तो मुझे 4 से 5 इयर्स हो गए। अच्छा, तो पहला याद है कि कब आपने घर में ही कोई किया हो कि मैंने अच्छा इस साइड पे जाना है, सोच जो वो हो? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो पहले इस साइड पे नहीं था कोई भी इंटरेस्ट? बिल्कुल, एक रेगुलर लड़का जो होता है नॉर्मल जिम जाता है, चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं या कोई बोटी छोटी ऊपर थोड़ा सा आ जाए, ठीक, तो बस वही चल रहा था। सिर्फ वही सोच लेके जिम गए थे? वही सोच लेके गए थे। उसमें ये है कि मेरे जो कोच थे उन्होंने मुझे थोड़ी सी मेरी कह लें कि ट्यूनिंग की, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप में वो चीज़ है, आप इधर ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तो आप इधर आओ। अच्छा। तो मैंने भी दोनों को कंपैरिजन किया कि हाँ मैं इधर ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, तो मैं इधर ही जाता हूँ। फिर मैंने जब घर में बात की तो घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, तो आप बिल्कुल जाएं, और उसमें वाकई वो ठीक कह रहे थे। अच्छा साद, आप हम देखते हैं अमूमन के इस तरह के जो आते हैं लोग बॉडी बिल्डिंग में, वो डिग्री होल्डर्स नहीं होते, और आपने फिजिकल एजुकेशन में ही एमएससी कर लिया है, डिग्री आपने ले ली है, तो आप बाकी लोगों की तरह उस रास्ते पर क्यों गए? आपने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया? क्या वजह थी इसकी? इसकी सबसे बड़ी थी कि लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा। मैंने ये देखा कि हमारी फील्ड को बहुत ज़्यादा लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरी फील्ड है, इसमें नहीं जाना चाहिए। हालांकि मेरे नज़र में सबसे प्यारी स्पोर्ट्स बॉडी बिल्डिंग है। अच्छा। क्योंकि जितना साइंस का इसमें इस्तेमाल होता है और किसी स्पोर्ट्स में नहीं होता। ठीक है। आपने जो इनटेक करना है फूड या आपने जो एक्सरसाइज करनी है उसकी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, और आपने उसको उसी तरह से, आपने नींद आपने पूरी लेनी है, आपने खाना इस टाइम पे है, उस टाइम पे आपने ट्रेनिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें मुझे स्पोर्ट्स साइंसेस में डिग्री में ही जाके पता लगी, और मैं खुद क्लियर हो गया, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी है, तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उसके लिए नॉलेज हासिल करें, पढ़ें, स्टडी करें, ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रेनर भी हैं तो आप दूसरों की बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हम बहुत से साथ देखते हैं कि नौजवान नस्ल में अब बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है, वो बॉडी बनाने के शौकीन है, लेकिन बहुत से नौजवान अनाड़ी ट्रेनर्स के हाथ भी चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का सत्यानाश कह लें कि हो जाता है। तो एक क्वालिफाइड ट्रेनर होना कितनी ज़रूरी है हमारे लिए? बिल्कुल वो ऐसे ही है, जैसे देखें एक ना, जिस तरह सबसे पहले नर्सरी है, फिर मैट्रिक है, फिर मास्टर्स एमफिल, ये भी इसी तरह है कि स्टेप बाय स्टेप ना इसमें भी चलना पड़ता है आपको। और खाली स्टडी ज़रूरी नहीं है, जब तक स्किल नहीं होगा आपके पास तो आप फील्ड में जाकर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये भी ऐसे ही है, जो लोग 2-2 दिन की सर्टिफिकेशंस करके आजकल ट्रेनर बने हुए हैं और जिम्स में जा भी रहे हैं, और लोग जिम्स उन्हें रख भी रहे हैं,
कि उनको वर्ड्स आते हैं कुछ। Exactly. तो मतलब ये प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको ताकि आप सही तरह से गाइड कर सकें। और ये आपने खुद ही जज करना है कि ये ट्रेनर अच्छा है कि नहीं, वो मुझे गलत साइड पे तो नहीं लेके जा रहा, मुझे ये तो नहीं कह रहा आप कुछ ऐसा यूज़ करें Exactly, या हाँ। आप कोई शॉर्टकट की तरफ जाएं, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंसी वाली गेम है और आपको बहुत ज़्यादा खुद भी कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। क्योंकि ट्रेनर तो आपको बता देगा कि आपने ये खाना है ना, हाँ। या ये ट्रेनिंग करनी है, पर आप खुद कितना अपने साथ लॉयल हैं तो ये फिर ये आप आपको पे ही डिपेंड करता है। हाँ हाँ। जी, और आपके रिजल्ट्स फिर खुद ब खुद ही शो होने लग जाते हैं, फिर लोग आपकी तारीफ करने लग जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब पता लग रहा है कि आप जिम जा रहे हैं। आप जिम जा रहे हैं तो मुझे बताइए निसाद, बहुत से नौजवान जिम पे जाते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारी अच्छी खासी बॉडी बन जाए, लेकिन वो क्या ऐसी गलतियां करते हैं, कोताहियां करते हैं कि उनकी वैसी बॉडी नहीं बन पाती जो वो चाह रहे होते हैं, और यहाँ वो इंजरी का भी शिकार हो जाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ जी, पहले आपका जो क्वेश्चन था कि मैं इसमें बता दूं, जो इंजरीज है ना, इंजरीज की जो प्रिवेंशन है आजकल बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए प्रॉपर अभी गाइड भी किया जा रहा है जिम्स में भी कि आप जब जिम में जाएं, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, ठीक है। आप एक अपनी बेल्ट, वेस्ट बेल्ट, जो कि थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। अच्छा। लोग यूज़ करते हैं बिल्कुल वो सॉफ्ट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका मेन जो उसका मकसद होता है कि आपकी जो ये एरिया है आपका वो कवर रहे, टाइट रहे। ठीक है। और उसके साथ आपके नी कैप्स होने चाहिए, ठीक कि है। आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप जिम में जा रहे हैं वहाँ पे आपके पास लोहा होगा, आयरन होगा, तो आपने उसके साथ उसको जब उठाना है तो आप ताकि पेन ना निकले। अक्सर ऐसे होता है कि न्यू लोग जब जिम में जाते हैं तो वो जाते ही समझते हैं कि जो सबसे बड़ा डंबल या प्लेट पड़ी है तो हम उठा लेंगे, वो उठाते उठाते उनकी लोअर बैक में पेन निकल आती है। बिल्कुल। और वो फिर पूरी ज़िंदगी जब वो बूढ़े हो जाते हैं वही लोग कहते हैं कि जो जिम है वो नहीं जाना चाहिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि वो उन्होंने किसी से पूछा नहीं होता कि मेरी इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है। ठीक है। तो यही अगर वो किसी से पूछ लेते वो बताते नहीं, आप वो नहीं, आप ये वाला डंबल उठाएं, आप ये छोटे वाला, स्टेप वाइज ऊपर जाना वो ज़्यादा बेहतर होता है। जी बिल्कुल। और फीमेल्स के लिए भी यही मैं कहूँगा कि फीमेल्स आजकल बहुत ज़्यादा जो अपनी फिटनेस का भी ख्याल रख रही हैं और इस साइड पर भी जाना चाह रही हैं। बिल्कुल। और जो 1 मंथ वाला स्टार्ट हो गया ना जब से काम, हाँ। तो इसने बहुत ज़्यादा लोगों का ख़राब कर दिया है काम के। 1 मंथ में ऐसा कोई साइंस नहीं है कि आप फिट हो जाएं। बिल्कुल ऐसी कोई भी नहीं है, और इसको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। देखें, जो काम लॉन्ग टर्म होता है ना वो बेहतर होता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप वो तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके आपको कुछ और वो बीमारी या कुछ ऐसा हो जाता है। तो क्या खवातीन की ज्यादा डिमांड क्या होती है? वो अपना वजन कम करना चाहती हैं क्या? उनकी डिमांड होती है कि 1 हफ्ते बाद मेरे भाई की शादी है, अच्छा, तो मुझे आप 1 हफ्ते में बिल्कुल स्लिम स्मार्ट कर दें। बिल्कुल। और वो तस्वीर दिखाती हैं, वो कोई एक्टर होती है बॉलीवुड की, हाँ। तो आप ऐसा दिखा दें। ठीक है। तो आगे से फिर हमें भी कहना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। पॉसिबल ही नहीं है ना। एग्जैक्टली 1 हफ्ते में आपने जो इतना खाया पिया है या जो इतना फैट आपने जमा किया हुआ है वो 1 हफ्ते में तो नहीं होगा। क्योंकि हम लोग लाहौरी हैं, हम लोगों की बात यहाँ से कहाँ जा रहे हो, खाने जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हो, खा के आ रहा हूँ, तो ये ऐसे ही रहता है। तो फीमेल्स जो है उनको यही चाहिए कि कंसिस्टेंट रहें, और डाइट के हवाले से कि ख़ास तौर पर जो लोग बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, खास तौर पर फीमेल्स बिल्कुल लिक्विड्स पे चली जाती हैं, बिल्कुल, तो वो नहीं करना चाहिए। कि आपको कार्ब्स भी लेते रहना चाहिए, प्रोटीन इनटेक भी लेती रहनी चाहिए, सारी चीज़ों को लेवल रखना चाहिए। ठीक है। तो आपके जो नाश्ता है, जो ब्रेकफास्ट है, उसको आप थोड़ा हैवी कर लें। अच्छा। उसमें आप दलिया वगैरह खा लें, इस तरह की चीज़, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। ठीक है। और जो दोपहर में आप रोटी, वही जो एक आम इंसान खुराक खाता है वो भी खा सकते हैं, और मैं भी वही खाता हूँ। और अगर वेट लूज करना है साथ किसी ने, तो फिर वो अपनी रूटीन क्या बनाए दिन की? वेट लॉस करना है, एक तो रूटीन में वो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज, चाहे आप जिम नहीं जा सकते, जिस तरह आप हैं, आप के लिए थोड़ा मुश्किल होगा जिम जाना, तो आप कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले लें जो आप कर सकते हैं, जिस तरह वॉक ही कर लें खाली। ठीक है। मतलब अपने आप को किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में रखें, जरूर इन्वॉल्व रखना है। ठीक है। और यही बच्चों के लिए है कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ पर, उनको स्पोर्ट्स में लाजमी भेजें, ताकि आने वाला फ्यूचर हमारा उसमें फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बेहतर हो, जो कि नहीं हो रही। और ये तीनों चीज़ें सिर्फ स्पोर्ट्स से आती है आपके पास। जो फिज़िकल हेल्थ है, जब आप फिट होंगे आप काम करेंगे। जो मेंटल हेल्थ है, आपको स्पोर्ट्स से पता लगता है कि कैसे हर हालात में आपने अपने आप को लेकर चलना है।
और इमोशनल ये है कि जो सबसे बड़ी बात कि हमें लूज़ करना सिखाती है स्पोर्ट्स। तो ऐसी कोई और चीज़ नहीं है जहाँ पे हमें हारना सिखाया जाए। हाँ। तो हम हारना वैसे भी भूल गए हैं, हमें होता है कि हम जीतें, सिर्फ हमें सिखाया ही गया है कि हम सिर्फ फर्स्ट आना है। तो साथ जिस तरह आप कह रहे हो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में लेकर आना, तो क्या आपको लगता है कि जैसे स्कूल्स में आजकल बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है, रुझान है? स्कूल्स में बेहतर है पर सबके लिए नहीं है। अच्छा। थोड़े एलीट स्कूल्स हैं, जैसे बीकन हाउस हो गया, आपके लकास हो गया, इन स्कूल्स में काफ़ी है। अच्छा। और कर भी रहे हैं स्पोर्ट्स। लेकिन जो दूसरे एरियाज़ हैं, लोकल एरिया, वहाँ पे इतना नहीं है। तो उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो उनको किसी ना किसी एक रूम बना लें घर में, और वहाँ पर डिफरेंट किस्म के जिस तरह बैट रखती है, बॉल, फुटबॉल, फिर उनको चूज करने दें कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और ऐसे ही बाहर गोरे भी ट्रेन करते हैं अपने। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आजकल हम साथ देख रहे हैं कि छोटी छोटी बिल्डिंग्स में जो है ना वो स्कूल्स बन चुके हैं, तो वहाँ पर किस तरह वो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि वो जब बड़े होते जाएं तो उनको इन्वॉल्वमेंट उनकी नजर आए कि वो स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। उनको स्कूल की तरफ से तो फिर यही है कि कुछ नहीं गाइड किया जाएगा। अब घर में जो मदर्स हैं उनकी, हाँ। और जो उनके पेरेंट्स हैं, वो उन्हें टाइम जरूर दें, उनको लेकर अपने साथ पार्क में जाएं। अच्छा। और कोई बॉल वगैरह अपने साथ ले जाएं और उनको सिखाएं कि भागना कैसे है और बॉल को कैसे खेलना है। तो वो उनमें एक आहिस्ता आहिस्ता शौक आ जाता है कि हम इस तरफ आ जाते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ। और देख रहे हैं हम साथ कि आजकल नौजवानों में स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा रुझान है, वो बॉडी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है? क्या आप रेकमेंड करते हैं कि नौजवान नस्ल स्टीरॉइड्स ले? मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। जिसने कभी कंपटीशन नहीं खेलना तो वो, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो इस लाइन में आए। ठीक है। क्योंकि उसकी फील्ड नहीं है। अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए रखना चाह रहे हैं तो आप अपनी डाइट के साथ ही फिट रह ही जाता है। अच्छा। और बॉडी बिल्डिंग इज नॉट के फिटनेस नहीं है, फिटनेस इज और चीज़ है। फिटनेस जो है ना, तो लोगों ने इसके साथ उसको कंपैरिजन कर लिया। तो बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ये इस चीज़ की डिमांड है, लेकिन इसको कम से कम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो वो आपको कोई चीज़ गलत लगा देगा तो या गलत आप यूज़ कर लेंगे तो उसका आपको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा आपकी सेहत तो बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को रखें, अपने खाने पीने पे ध्यान रखें। और सप्लीमेंट्स के बारे में भी वो भी आप यूज़ कर लें। आप जो है ज़्यादा अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, डाइट पे कंसंट्रेट करें और साथ ही साथ एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करेंगे तो आप बॉडी भी बना सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं और तमाम तर बीमारियों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। साद इलियास हमारे साथ मौजूद थे, बॉडी बिल्डर हैं। साथ बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और आपने अपनी जर्नी के हवाले से हमें बताया। तो जनाब आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में रोटी यानी ग़िज़ा एक अहम ज़रूरत होती है। तमाम इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है और आलमी इंसानी मंशूर के तहत मियारी ग़िज़ा की भरपूर दस्तयाबी हर इंसान का हक होता है। और इसके बावजूद दुनिया में हर साल 80 करोड़ से ज़्यादा अफराद भूखा पेट रहने पर मजबूर है। दुनिया भर में हर साल 1.3 अरब टन खाना ज़ाया होता है, जिसकी मालियत 1 खरब अमरीकी डॉलर्स बनती है। लेकिन दूसरी जानिब दुनिया भर में इससे ज़्यादा तादाद में अफराद मोटापे और ज़्यादा वजन का भी शिकार है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में 10 में से 1 शख्स हर साल आलूदा खाना खाने के सबब बीमार पड़ता है, जबकि सालाना 4,20,000 अफराद खुराक से पैदाशुदा बीमारियों के शिकंजे में आकर अपनी जान की बाजी भी हार बैठते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद आलमी सतह पर आलूदा खाने और पानी के इस्तेमाल से सेहत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात पर रोशनी डालना है। पाकिस्तान अगरचा ज़रई और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, इसके बावजूद भी तहफ़्फ़ुज़े खुराक पाकिस्तान के लिए खौफनाक मसले का रूप इख्तियार करते गया और पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत में मुसलसल इजाफा भी होता जा रहा है। खुराक का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ा हैं मरियम अजीज़। मरियम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप?
थैंक यू सो मच मुनीबा, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं आपके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मरियम, एक बहुत बड़ा मसला है जिससे हम रोज़ निपटते रहते हैं, वो है फूड पॉइजनिंग का। तो हमें बताइएगा अमूमन फूड पॉइजनिंग होती क्यों है और इससे हम किस तरह बच सकते हैं? जो फूड पॉइजनिंग है ना, वो ज़्यादातर होती है जब हम अनकुक्ड फूड खाते हैं, जैसे कि हमने कच्चा खाना जो है वो खा लिया। अच्छा। या फिर 2-3 चीज़ें जो हैं उनको मिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल आजकल जो हमारा एक लॉ बना हुआ है कि 4 चीज़ें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा एक माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिंग है कि जो खाना है उसको आप अच्छे तरीके से धोएं, लाजमी तौर पे धोएं। उसके बाद है सेपरेट, यानी कि आपने जो कच्ची चीजें हैं उनको पकी हुई चीजों से अलग करके रखना है। अच्छा। अब आप जैसे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो सैलड्स हैं वो आपके कच्चे गोश्त के साथ पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से जो उसके वायरसेस एंड बैक्टीरियाज हैं वो आपके सैलड में आ रहे हैं। अब गोश्त तो पक जाएगा लेकिन जो सैलड है वो तो आपने वैसे ही खाना है, तो उसकी वजह से आपको हो जाएगी फूड पॉइजनिंग। सेकेंड ऑफ ऑल कुक। अब कुकिंग में ये आता है कि जो आपका इंटरनल टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए फूड का, लेकिन यहाँ पे लोगों को इतना नहीं पता है, तो लोग या तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं या फिर वो कच्चा रह जाता है फूड। उसकी वजह से फिर जो है वो आपके वायरसेस बैक्टीरिया जो है वो किल नहीं होते और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। एंड जो फोर्थ लास्ट है वो है चिल, यानी कि जो हमारा एक फ्रोजन टेम्परेचर है उसके ऊपर फूड को रखना लाजमी है, लेकिन यहाँ पे वैसे ही खुला फूड पड़ा होता है, आप घरों में भी देखते होते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो रही होती है आपको। तो इन सारी चीज़ों से बचें, थोड़ा सा इसको माइंड में रखें आपके किस चीज़ को आपने कैसे यूज़ करना है। जैसे अगर आपने खाना पकाया है तो उसको आप 2 घंटे, जब वो ठंडा हो गया तो आप उसको फ्रिज में रख दें। वैसे ही वो रेस्टोरेंट्स में भी पड़ा होता है और हम घरों में भी अक्सर ऐसे ना गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो रही होती है। और तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। और मुझे बताइए मरियम, हम बाहर से खाना खाने की वजह से कितनी हम बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने ज़बान का चस्का भी करना है, उसको बरकरार रखना है कि बाहर की चीज़ें भी खानी है। तो अगर हमने बाहर की चीज़ें खानी है तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बाहर की चीज़ें, अब ऑब्वियसली बंदा नहीं रह सकता बाहर की चीज़ों के बगैर, खाएं, लाजमी खाएं, लेकिन आप ये देखें ना कि फूड हाइजेनिसिटी कहाँ पे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप खा रहे हैं तो जैसे ठेले वाले होते हैं जिनके पास गोलगप्पे होते हैं या दही बल्ले होते हैं, वो अब आपको पता है कि इतना हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे। अच्छा। वो ग्लव्स भी नहीं पहनते हैं, और जो हमारी कंपल्सरी है मास्क पहनना, कैप पहनना, तो वैसे ही वो बाल वगैरह भी गिर रहे होते हैं। हाँ। तो उन चीज़ों का ख्याल रखें और किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खा लें अगर खाना है तो। लेकिन आजकल तो बस हर जगह ऐसे ही है, तो आई थिंक कि प्रेफर करें कि घर पे ही बनाएं। वीक में या मंथ में 1-2 दफ़ा बाहर से खाना इज़ ओके, लेकिन जगह देख लें कि कैसी है और क्या चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। तो अगर हम घर पे इस तरह की चीज़ें बनाएं तो क्या उसकी वजह से हम बीमारियों से बच सकते हैं? क्योंकि घर में भी बहुत से हम मसाले वाले चीज़ें खाते हैं और तड़के वाली चीज़ें खाते हैं, क्या उनकी वजह से भी इन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं हम? हाँ, घर पे हम हो सकते हैं, बट द चांसेस आर वेरी लो। लाइक अगर बाहर से 90% चांसेस है तो घर में लाइक 40% है, तो वो 40 to 50% जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं आपके चांसेस। और घर में जो है वो हाँ, हम ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखें, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जो है वो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। एंड जहाँ तक फूड पॉइजनिंग का सवाल है तो वो फिर बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर अम्मा खाना बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको अपने बच्चों का ख्याल है, तो वो सोच के बनाएंगी कि नहीं हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। बट ऑब्वियसली अगर सर्वेंट्स या शेफ़ है या कोई मेड है वो बना रही है तो फिर वो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी कौन सी चीज़ है बाहर की जो हम घर पर नहीं बना सकते? हम हर चीज़ घर पे बना सकते हैं कि वो आपके ज़बान का चटखारा भी पूरा कर दे और आपकी सेहत भी अच्छी रहे। तो प्रेफर यही है कि भाई आपने घर पर ही ज़्यादा चीज़ें बनानी है। और हम देखते हैं मरियम के अक्सर गर्मियों में बहुत से लोग जो हैज़े का भी शिकार हो जाते हैं, तो हमें बताइए कि ये किस वजह से होता है और क्या ज़्यादा या मुख्तलिफ फल खाने की वजह से भी इस बीमारी का हम शिकार हो सकते हैं? जो हैज़ा है यानी कि जो डायरिया है वो आपको ज़्यादातर होता है, जो आप यही कह लें कि जो बासी चीज़ें खाने से होता है, या फिर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं उसकी वजह से होता है। घर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं उनकी वजह से इतना ज़्यादा नहीं होता अगर आप उनको धो के खाएं। लाइक अगर आपने वेजिटेबल्स जो हैं वो आप मार्केट से लेके आए हैं या फ्रूट्स हैं आप मार्केट से लेके आए हैं वैसे ही खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो जर्म्स हैं उसकी वजह से आपको डायरिया के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने वाटरमेलन बहुत ज़्यादा खा लिया है लाइक और उसके ऊपर से आपने पानी पी लिया है, या फिर आपने सिट्टा खा लिया उसके ऊपर से पानी पी लिया है, तो ये सारी चीज़ों
का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो आपके जीआई ट्रैक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से आपको डायरिया वगैरह जो है ना वो हो सकता है। तो इसके लिए भी एहतियात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एहतियात करनी जरूरी है कि अगर आप कोई वाटरी चीज खा रहे हैं ना बहुत ज्यादा, तो साथ उसके फिर पानी ना पिए। लाइक अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं ना दिन में, तो ऐसा ना करें कि साथ में वाटरमेलन भी खा रहे हैं आप, और जो आजकल गर्मा वगैरह आया हुआ है तो उसकी वजह से फिर ना बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन। मरियम, वो तो वैसे भी कहा जाता है कि खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्यों इतना रवाज है कि खाने के बिल्कुल साथ ही हमने पानी पीना है? क्या इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं हमें? खाने के साथ जब आप पानी पीते हैं तो आपका वेट गेन की तरफ बहुत ज़्यादा इशू जो है ना वो चला जाता है। बिकॉज आपका जो ट्रैक है, यानी कि जो आपका स्टमक है, वो बहुत ज़्यादा फिलअप हो जाता है। तो या तो आप खाने से पहले पानी पी लें, दैट इज़ वेरी गुड, या फिर अगर आपने खाना खा लिया तो फिर उसके आधा घंटे बाद या 45 मिनट्स के बाद आप पानी पिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जब पूरा खाना खत्म हो जाता है उसके एंड पे हम लोग 1 ग्लास या 2 ग्लास जो है वो पानी पी रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा स्टमक की जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसकी वजह से भी बहुत बीमारियां होती हैं। किस तरह की स्टमक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस वजह से? लाइक आपको जो है वो फॉर एग्जांपल आप देख लें कि आपको नोजिया हो सकता है, उसके बाद एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, जैसे कि आपके पेट में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही दूसरे कुछ और मसले जो हैं वो आपको आ सकते हैं, जैसे उल्टियाँ आपको शुरू हो सकती हैं। और जो है आप तो कब पानी पीना चाहिए? पहले पानी पी लें, और अगर बाद में अगर हमने पानी पीना है तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? कितनी देर बाद पी लेना चाहिए हमें पानी? लाइक आप आधा घंटा इंतजार कर लें या 45 मिनट्स इंतजार कर लें। आप ये ना करें कि हम लोगों के घर में ऐसा अक्सर होता है कि हम जो है वो सारा दिन पानी नहीं पिएंगे, लेकिन जब खाना आएगा तो उसके साथ पानी पिएंगे। और अक्सर जो है वो खानों में मिर्चें भी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर उसके साथ पानी जो है वो कंपल्सरी हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो आप खाने से पहले पानी पी लें, बट खाने के बाद जो है वो 30 to 45 मिनट्स का गैप देते हैं। और हमने देखा है मरीम के गंदे पानी की वजह से भी बहुत सी बीमारियां हैं जो हमें हो जाती हैं। और क्या जो बहुत से लोग हैं जो वो फ़िल्टर भी नहीं, इतने महंगे फ़िल्टर भी नहीं अफोर्ड करते कि वो घर में लगाएं, तो क्या सिर्फ पानी उबाल लेने से उसके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो जाता है? जी बिल्कुल, आई थिंक सो कि फिल्टर्ड पानी से बॉयल पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर जब आप पानी को बॉयल कर लेते हैं तो आपके जो वायरसेस हैं और बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं, और जब आप फिल्टर करते हैं तो हमारे जो कुछ वायरसेस हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं जो कि आपके फिल्टर से निकल जाते हैं और वो पानी में ही रह जाते हैं। तो आई प्रेफर कि आप पानी को बॉयल करके ही पिएं, क्योंकि आजकल जो है वो हेपेटाइटिस जो है वो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसकी इंक्रीज हो रही है रेशो। तो आप पानी जो है वो लाजमी बॉयल करके पिएं। आप जैसे पानी को लाइक पहले उसको फिल्टर कर लें, किसी कपड़े से जो है वो फिल्टर कर लें अगर आप इतने ज़्यादा महंगे फिल्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके बाद पानी को बॉयल कर लें, और पानी को बॉयल करने के बाद आप पी लें। तो और कितना बॉयल करना चाहिए पानी को कि उसकी जरासीम जो है वो मर जाए? बहुत ज़्यादा भी नहीं, लाइक अगर आप पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं ना तो वो वाइट सा ना ऐसे पानी का कलर होना शुरू हो जाता है, तो वो ओवर बॉयल हो जाता है पानी। लाइक आप उसको 15 to 20 मिनट्स हाई फ्लेम पे जो है वो पानी को बॉयल कर लें। जब उसके थोड़े से बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो वो दैट्स इनफ। उसके बाद जो है वो फ्लेम ऑफ करके तो पानी को ठंडा कर लें। पानी को ठंडा कर लें और वो आप पी सकते हैं, और वो वैसा ही पानी होगा जैसे फ़िल्टर से पानी आता है। और बहुत सी हम देखते हैं मरियम के रेडियो पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात बिखरे होते हैं, ख़ासतौर पर गर्मियों में इस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो जाता है। तो क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं? क्या हम वो पी सकते हैं? देखें, बात फिर वही आ गई कि आप पी तो सकते हैं, बट फिर से वो पानी कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल वो बर्फ़ कौन सी यूज़ करें, उसमें जो है वो हेपेटाइटिस का वायरस हो सकता है, गंदा पानी हो सकता है, और जो सीवेज वाटर है वो उसके अंदर मिक्स हुआ हो सकता है। अब आपको तो नहीं पता ना कि उसमें क्या चीज़ें, और ऊपर से वो अडल्ट्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कलर यूज़ कर दिया, अब आपको नहीं पता कि लाइक जैसे गोले आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा हम गोले वगैरह खाते हैं, तो जो रेड एंड ग्रीन कलर है वो अब पता नहीं वो किस चीज़ से, क्योंकि अब वो इतने तो आप कह सके नहीं है ना कि वो इतने महंगे कलर्स जो हैं और वो आपको देंगे, तो वो क्या आपको जो सस्ते वाले ग्रीन कलर है या रेड कलर है वो आपको उसके अंदर चीनी के अंदर मिक्स करके वो डाल देंगे, तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, और आपकी सेहत भी उससे ख़राब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है। बाहर से खाने से बेहतर है कि आप घर पर वो सारी अशिया जो हैं बनाएं और खाएं, और जो खाना खाने का मज़ा है वो अपने मतलब वो ले। तो मरियम अजीज़ हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई और आपने वक्त दिया।
अब जनाब खाने पीने की तो बात हो ही रही है और अब कुछ बात कर लेते हैं फिटनेस के हवाले से कि फिट किस तरह रहना है। खाना खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सलाफ नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें आज कंपाउंड वर्कआउट के हवाले से बताएंगी। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे देखते हैं कि वो आज हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेज बताने वाली हैं। सलाफ, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड वर्कआउट की। कंपाउंड वर्कआउट का मतलब ये होता है कि जिसमें आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं। उसी तरह जब चूंकि मल्टीपल मसल ग्रुप्स काम कर रहे हैं तो उसी तरह आप अपना जो वेट लॉस है उसकी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि आप अपना तेजी से वेट रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, मैं फैट लॉस की बात कर रही हूँ, मगर हरगिज ये नहीं कह रही कि आप ड्रास्टिकली अपना वेट रिड्यूस करें। यानी कि आपकी जो रेशो है वेट गिरने की, यानी कि आपके फैट लॉस की, क्योंकि वेट जो हम लॉस कहते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं। तो फैट लॉस की जो रेशो है वो आपकी एक सही रेशो में उसकी जो एक रिदम है या उसकी एक पेस है वो रहना चाहिए। इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होना चाहिए। स्लो है तो भी कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बता रहे हैं मल्टीपल मसल आपके ग्रुप्स किस तरह एंगेज किए जा सकते हैं और कंपाउंड वर्कआउट क्या होता है वो मैं आपको आज बताऊंगी। अब उसमें हमें क्या करना होगा, हम अपने डंबल को उठाएंगे, हमने वेट्स को उठाया और अब यहाँ पर आपने स्क्वाट किए। स्क्वाट करने के साथ आपने अपने कंधे पर यानी कि अपने शोल्डर के पास आपने अपने वेट्स को रखा हुआ है, आपने स्क्वाट किया और उसके बाद इसको हल्का सा रेज, स्क्वाट रेज, स्क्वाट एंड रेज। अब इसमें क्या हो सकता है, जब आप स्क्वाट कर रहे हो तो स्क्वाट करने के साथ आपने ये चीज भी कर सकते हैं और उसके बाद साइड किक कर सकते हैं। यानी जैसे ही आपने स्क्वाट किया, वेट्स को आपने लिफ्ट किया, जैसे हम हैमर कर्ल करते हैं, उसके बाद साइड किक। इसी तरह आप दूसरी लेग पर स्विच कर जाएंगे। 10 से 12 की रेपिटेशन आपको करनी होगी। इसी के साथ आप वाइड कर्ल्स भी इसको साथ इंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब आप लेटरल लंज कर रहे हैं वो क्या होगा, आप एक वेट के साथ भी कर सकते हैं, आप दोनों के साथ भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर वेट्स को रखा और लेटरल लंज किया एक साइड पे। वेट को आप चाहें तो एक को इस साइड पे रख सकते हैं अपनी ईज के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों को दोनों साइड पे रख रही हूँ। इसको इस तरह से दूसरी साइड पर स्विच करने के लिए सेम उसी तरह इसी तरह पोजीशन ली। आपकी जो नी है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, आपकी टो को, बस ये ध्यान रहे ताकि आपके नीज में पेन ना हो, आपका पोस्चर गलत ना हो। 12 से 15 की रेपिटेशन आप इसकी करेंगे या 40 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर आप इस एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसके अलावा आप फ्लोर पर आए। फ्लोर पर आने के बाद आप साथ में ब्रिज कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को इकट्ठे परफॉर्म करेंगे। किस तरह से, रेज किया, चेस्ट प्रेस, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इसको इस तरह भी रख सकते हैं, यहां दोहरा सकते हैं, या ये पोस्चर या ये मूवमेंट आपकी होगी। ब्रिज में जितना आप खुद को एक्सटेंड कर सकते हैं आप करेंगे और एक साथ इस मूवमेंट को दोहराएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप रशियन ट्विस्ट में गए, लेकिन रशियन ट्विस्ट में थोड़ा सा अब चेंज होगा। चेंज किस तरह होगा, आपने एक डंबल पकड़ा, एक डंबल के साथ आप जिस साइड पर मूव करेंगे या तो वो लेग आपकी मूव करेगी या आप ऑपोजिट लेग के साथ मूव कर सकते हैं। रशियन ट्विस्ट जैसे ही आपने यहां पर इसको मूव किया, एग्जैक्ट या तो सेम लेग या ऑपोजिट लेग को आपने मूवमेंट में ले आना है। ओके, 12 से 15 की रेपिटेशन या 40 या 30 सेकंड तक आप इस चीज को दोहरा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्लोर वाली एक्सरसाइजेज थोड़ी सी मुश्किल हैं तो हम एक बार फिर से स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और स्क्वाट, जो कि मेरे फेवरेट हैं, स्क्वाट करने के बाद आप इसको पुल करेंगे। पुल किस तरह से करेंगे, सोमो स्क्वाट में गए, इनहेल, पुल, इनहेल एंड एक्सहेल, पुल। याद रहे कि जहां भी टेंशन क्रिएट होती है या आपको लगता है कि एक पोस्चर आप कंप्लीट करें, वहां आप एक्सेल करेंगे। एक चीज यहां पर बहुत जरूरी है आपको बता देना कि जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं या जो भी आप पोस्चर कर रहे होते हैं, अगर आप इनहेल और एक्सेल सही से कर रहे हैं तो आपका जो फैट लॉस है उसमें आसानी हो जाती है। यानी कि आपका जो 70 या 60 से 70% जो आपका वेट होता है
वो डिपेंड करता है, आपका फैट डिपेंड करता है कि आप एक्सहेलेशन किस तरह से कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्रीदिंग पर बहुत ज़्यादा आपको गौर करवाऊँ या फोकस करवाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका फैट भी लूज हो, साथ ही साथ जो विशुअल फैट भी हम जिसको कहते हैं वो भी लूज हो। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आप आ जाएंगे अपने फ्लोर पर और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए आप आए फ्लोर पर, इनहेल किया पहले थोड़ा, यानी हाफ इनहेल, पॉज, दोबारा इनहेल, कंप्लीट एंड एक्सहेल। एक बार फिर से हाफ इनहेल, कंप्लीट एंड एक्सहेल। कोई भी चीज जो आपको गुस्सा दिला रही हो या आप अपनी हीलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपने ये किया, इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए हील, खुद को जितने भी पॉजिटिव सजेशन है वो देना शुरू कर दिया। दोबारा इनहेल, हील, या कोई भी आपको चीज जो पसंद नहीं आ रही या कोई भी सोच जो आपको बहुत ज्यादा तंग करे, इवन वेट लॉस के दौरान आपको बहुत सारी चीजें तंग करती हैं कि ये क्रेविंग है, ये चीज है, ये खत्म नहीं हो रही, अब ये खा लेते हैं, कोई बात नहीं, आज एक्सरसाइज किया, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम अपने आप को दे रहे होते हैं। उस दौरान आपने क्या करना है, से कैंसिल 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 3 टाइम्स मेंटली, किसी के सामने नहीं बोलना, वो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। और अगर आप अपनी हंगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, कि आपको लग रहा है कि आप वेट तो रिड्यूस कर सकते हो लेकिन आपसे क्रेविंग या हंगर कंट्रोल नहीं हो रही, आपने यहां पर हाथ रखा, अपने लिप्स के ऊपर जो 11 जैसी चीज बनी होती है, आपने उस पर जो एक पार्ट है आपका नोज से नीचे, उसको आपने प्रेस करके रखा 30 सेकंड से 1 मिनट तक, और उसके बाद आपने रिलीज कर दिया। 2 से 3 दफा आप इसको दोहराएंगे, आपको फील होगा कि जो क्रेविंग हो रही थी, जो आपको फील हो रहा था कि मुझे ये खाना है, ये चीज चाहिए, वो चीज खत्म हो जाएगी। अगर तो क्रेविंग हेल्दी है तो वो की जा सकती है, लेकिन अगर थोड़ी चीटिंग है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस हमारी जो है पसंद आई होंगी। कंपाउंड वर्कआउट इसलिए मैं बताना चाह रही थी कि आपको फैट लॉस में आसानी हो जाए, क्योंकि हम अक्सर सोच रहे होते हैं वो कोई ऐसे एक्सरसाइज बताओ जो 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर मुझे समझ में भी आ जाए और उसके बाद मैं आराम से अपने घर पर इसको प्रैक्टिस कर सकूं। सो वार्म अप किया, वर्कआउट किया, कंपाउंड वर्कआउट किया, मल्टीपल मसल ग्रुप्स पर काम किया, ताकि वेट लॉस के प्रोसेस को हम थोड़ा सा बढ़ा सकें और आपका मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा सा फास्ट काम करे, और एक जो आपका मेटाबॉलिक रेट जितना होना चाहिए और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन हालात में भी, और वैसे भी नॉर्मल आपकी लाइफ में आपको इम्यूनिटी हर हाल में बेहतर ही चाहिए होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आएंगे। इसके अलावा आप अपने फीडबैक से भी हमें आगाह कर सकते हैं। मेरी तरफ से कंपाउंड वर्कआउट की इस जर्नी के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू सो मच। सुलाफा नकवी हमारे साथ मौजूद थी और कंपाउंड वर्कआउट के हवाले से हमें बता रही थी। सुलाफे, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, मुझे आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।